हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। जो आपका हरियाणा जेबीटी 2024 का एग्जाम होने वाला है 28 सितंबर 2024 को, जिसकी आज से सिर्फ 10 दिन का टाइम है। अगर आप 10 दिन तक अब अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बना के तैयारी करोगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाओगे। मैंने मैथ का सिलेबस पढ़ा दिया है। अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहिए, जिससे आप जल्द से जल्द गवर्नमेंट नौकरी पाओ। और जो ऐसी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स लास्ट डेज कर लेते हैं, वो ऐसी गलतियां आपसे ना हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज की वीडियो आप जरूर कंप्लीट देखें। आपने कितना भी कहीं से भी पढ़ा हो, तो यहाँ से जो आपको नॉलेज मिलेगा ना, उससे आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। दूसरा, जब आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, ये मुझे भी मोटिवेट करती है ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए अपनी स्ट्रेटजी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हम स्ट्रेटजी को दो पार्ट में देखेंगे। हमारा पहला पार्ट रहेगा जिसमें हम सिलेबस के बारे में, मटेरियल के बारे में और प्रैक्टिस, और लास्ट वाला हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, इसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस, मैं ये नहीं कहता कि आपको सिलेबस पता नहीं है, नहीं, आपको सिलेबस पता है, लेकिन उस सिलेबस से हम ऐसी क्या चीज ढूंढें कि लास्ट डे आपको कुछ हेल्प हो। दूसरा, अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो इस टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। एक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डर गए हैं कि भाई एग्जाम नजदीक आ गया है, मेरी तो तैयारी नहीं है, और वो तैयारी को बिल्कुल छोड़ देते हैं, उनका दिमाग गिव अप कर देता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है ना, तो अब लास्ट डेज में आप और ज्यादा कम पढ़ पाओगे, आपका दिमाग गिव अप कर देगा। दूसरे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो डर डर में बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे। तो ये दोनों ही तरीके गलत हैं। तो हम इसमें एक बीच का तरीका निकाल लेंगे कि इन 10 दिनों में सबसे बेस्ट तरीका हमारा क्या रहेगा, और इस गिवन टाइम में हम मटेरियल क्या पढ़ें। उसके बाद अगर प्रैक्टिस की बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं उनकी तैयारी हो चुकी है, वो ढूंढ रहे हैं कि हम ऐसा मटेरियल हमें कहाँ से मिल जाए कि जहाँ जिसकी हम प्रैक्टिस कर लें। फिर प्रैक्टिस की बात करेंगे, और लास्ट हमने एग्जाम डे जाकर अपना एग्जाम परफॉर्म कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल सिली मिस्टेक्स करके लास्ट में कट ऑफ से रह जाते हैं। तो ये आपका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब जो मेन चीज है, ये चीजें शायद फिर भी आपको कहीं ना कहीं पता है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा ना, वो ये है कि हम इन 10 दिनों में फोकस्ड कैसे रहें। उसके लिए कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ हैक्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे। दूसरा, ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक है जो आपने इन 10 दिनों में नहीं करनी है, या फिर उस एग्जाम डे जाके नहीं करनी है। और लास्ट, हम तुक्का कैसे लगाएं। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसे में तुक्के का बहुत बड़ा रोल है। तो तुक्के से भी हम कुछ नंबर बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। ये हमारी आज की स्ट्रेटजी वीडियो रहने वाली है। अगर आप एग्जाम को डेफिनेटली क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट था सिलेबस का। ये सिलेबस आपके सामने है। सिलेबस से पहले मैंने आपको बता दिया है कि आपकी ये पार्ट है 7, और आपके 100 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपके मार्क्स 95 है। ये आपने पता होगा, नोटिफिकेशन आपका पढ़ लिया होगा। आपका जो एक क्वेश्चन है ना, वो 0.95 मार्क्स का है। और इस तरीके से आपके जो 100 क्वेश्चन है ना, वो 95 नंबर के हो जाएंगे। जो आपके पास टाइम है वो 105 मिनट है। इस 105 मिनट में आपने ये 95 क्वेश्चन करने हैं, और 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी गई है। भाई 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है, और ये 5 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दी गई है? शायद अगर आपने नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है, ये नोटिफिकेशन का ही स्क्रीनशॉट है। इस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि जो आपके ऑप्शन आएंगे ना हर क्वेश्चन के, वो 5 ऑप्शन आएंगे, और अगर आपने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया तो आपके 0.95 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपने जब पेपर करना है तो आपका 5वां ऑप्शन होगा नोट अटेम्प्ट। अगर आपने वो ऑप्शन नहीं फिल किया ना, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और वो भी कितनी, जितने का वो क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है 0.95 मार्क्स का, और अगर आपने एक भी ऑप्शन नहीं भरा तो इतने मार्क्स आपके कट जाएंगे। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मुझे पता है, आपको सभी को पता होगा, अब हरियाणा में सारे एग्जाम इसी पैटर्न पे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता है तो ये सबसे जरूरी जानकारी है, और इसके लिए आपको 5 मिनट अलग एक्स्ट्रा से
दी गई हैं कि भाई आपने सारे जितने भी उसमें क्वेश्चन हैं उनके सभी के गोले फिल करने हैं। आपको आता है तो 1 2 3 4 ऑप्शन है उनमें से लगाओगे, और नहीं आता है तो आप 5वां ऑप्शन लगाओगे। शायद अगर ये बात आपको नहीं पता थी तो इसको बिल्कुल नोट कर लें, एग्जाम डे आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज आपके जो मार्क्स आने वाले हैं वो भी नहीं आएंगे। ये था आपका पहला की पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो मैंने नोटिफिकेशन से ही लिया है। इसके बारे में कुछ जरूरी हैक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये आपके 7 सब्जेक्ट हैं, इन सभी के इधर मार्क्स लगे हुए हैं और ये पूरा सिलेबस है आपका कंप्लीट। लेकिन इसके बारे में अब जरूरी चीज इन 10 दिनों में हमने क्या करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके स्ट्रोंग हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल पढ़े ही नहीं, और कुछ एक को आप ऐसा सोच रहे हो कि कहीं से इसका शॉर्टकट मिल जाए। तो इसके बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपने कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है ना तो वहां पर कोई भी सब्जेक्ट आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं होता। देखिए क्या होता है ना, तो आपने ऐसा करना है कि किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करनी है, इस तरीके से आप बाकी सब्जेक्ट को सारे मार्क्स खराब कर दोगे, एक ही सब्जेक्ट पे लगे रहोगे। सच्चाई बात तो ये है आप 3 महीने में इनमें से किसी एक भी सब्जेक्ट को पूरा नहीं पढ़ सकते, और ये पूरा पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हमने ना तो किसी सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना है और ना ही किसी को छोड़ना है। तो यहाँ पर बेस्ट स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी, हमने हर चीज के जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो सारी पढ़ लेनी है। कहने का मतलब एक में टोटल, जैसे मैं अगर मैं आपकी सीडीपी की बात करता हूं ना, तो 20 के 20 मार्क्स लेने की जिद नहीं करनी है, ऐसे में आप अपना एग्जाम खराब कर लोगे। आपने ये सोचना है कि इसमें से 15 से 17 के बीच मेरे नंबर कैसे आ सकते हैं, और उसी तरीके से आपने पढ़ना है। और ऐसे ही जो आपके 7 के 7 सब्जेक्ट हैं इसमें से कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। वो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं आपका मैथ और रीजनिंग। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं, आपको पता होगा आपके मैथ और रीजनिंग दो एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। गलती के चांसेस यहाँ सबसे कम होते हैं। आप हरियाणा जीके या फिर सीडीपी में ऐसा नहीं बोल सकते, इंग्लिश हिंदी में ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो सबसे पहले आप फोकस इन दो चीजों पे करें कि मैथ और रीजनिंग में आपके पूरे पूरे मार्क्स आए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मैथ और रीजनिंग बहुत टफ नहीं आता, वो काफी इजी है, उसको आप पूरा स्कोर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अब 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने इन 2 सब्जेक्ट को उठाया ही नहीं, उसके मैथ और रीजनिंग दोनों ही वीक हैं, उसको क्या करना चाहिए। मेरी तरफ से उसको सजेशन है, अगर मैं सिर्फ मैथ की बात करता हूं तो मैथ की मैंने 3 मैराथन बना दी हैं, वो मैराथन आप देख सकते हो। अगर वो मैराथन आपने नहीं देखी है, एक बार 1 मिनट के लिए आपको चैनल पे लेके चलता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि मैथ के लिए आपने क्या करना है। ये मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है और प्लेलिस्ट का नाम है मैथ्स मैराथन फॉर हरियाणा जेबीटी टीचर 2024। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो ये आपकी मैराथन बनी हुई है। एक तो है आपकी ज्योमेट्री के ऊपर, एक है आपकी 4-5 सब टोटल आपकी की पॉइंट है, मैंने सारे बता रखे हैं इसमें, और एक ये मैराथन है। 3 तो ये मैराथन है आपकी, और फिर नीचे मेंसुरेशन है 6 वीडियो। टाइम एंड वर्क का अलग से बना रखा है। इसके पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन भी करूंगा कि मैथ की इतनी ही वीडियो से काम चल जाएगा क्या। ये टोटल अगर आप जोड़ोगे तो आपके करीब करीब 15 घंटे बनेंगे। ये 15 घंटे आप मैथ को कभी भी दे देना, इससे अलग कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सारा पढ़ के गए, अच्छे तरीके से आपने समझा, तो मैथ का लेवल सिर्फ आपका इतना ही है। ये पढ़ लिया आपने, मैथ के अच्छे खासे क्वेश्चन आप लगा के आओगे। एक बार आप, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सारे वीडियोस देख लिए हैं ऑलरेडी, उनके लिए फिर प्रैक्टिस के लिए मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो मेरे से, जो ये आज ही वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले उन्होंने कोई भी वीडियो नहीं देखी, तो ये 3 मैराथन देख लें, एक मैराथन और आएगी 2-3 दिन में ही आ जाएगी। बाकी ये सारी वीडियोस आप जरूर देख लें, मैथ के लिए एनफ है ये, इससे आगे आपने कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैं वापस सिलेबस पे आऊं तो सिलेबस के बारे में अब हम सीरीज में चलते हैं। मैथ का मैंने बता दिया, अब रीजनिंग के लिए क्या होना चाहिए। रीजनिंग की अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं ना, तो आपने क्या करना चाहिए, जो आपके पिछले 5 साल के एग्जाम हुए हैं, पीआरटी के, टीजीटी के और पीजीटी के, उन सभी की सिर्फ आप रीजनिंग लगा लो। आपको पता होगा आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 10, पिछले 5 साल के पेपर्स के सारे आप रीजनिंग के क्वेश्चन लगा लो। ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा रीजनिंग में 10 में से 10 मार्क्स लेने का। और आगे मैं इस सिलेबस में से कुछ चैप्टर भी आपको बताऊंगा, वो चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए। वैसे मैं अभी बता देता हूं, इसको खत्म करते हैं रीजनिंग को। देखिए, एक तो आपने ब्लड रिलेशन पढ़ना है, एक आपने डायरेक्शन पढ़ना है, एक आपने एनालॉजी पढ़नी है, और एक कोडिंग डिकोडिंग और एक नंबर सीरीज।
ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से हमेशा क्वेश्चन देखे गए हैं। अगर आपने बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं पढ़ी ना, तो भी जो मैंने अभी अभी टॉपिक बताए हैं ये जरूर पढ़ ले, और साथ में पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लें। इतना ही टाइम है यार, रीजनिंग को इतना ही टाइम देना है। आपके 10 क्वेश्चन है और मैंने आपको तरीका बता दिया है। प्रीवियस ईयर देखें, साथ में जो जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। साथ में बहुत सारे टीचर मैराथन भी डाल रहे हैं, आप वहां से कोई एक मैराथन भी देख सकते हो अगर ठीक ठाक आपको लग रही है। बाकी मैथ और रीजनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ ये सीडीपी का सिलेबस है। इस सिलेबस के बारे में मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा आपको। पहले मैं एक बार छोटा सा एक और चीज आपको बताना चाह रहा था। अब ये है ना आपका सीटेट जो आपका पेपर 1 होता है 5वीं तक का, उसका भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर वो नोटिफिकेशन देखोगे ना आप, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि आपका ये सिलेबस और वो सिलेबस बिल्कुल सेम है। किस किस के लिए? बस उसमें सिर्फ हरियाणा जी के नहीं है, बाकी एज इट इज सिलेबस है। मैथ का, आपका सीडीपी का, आपका ईवीएस का और आपका दोनों लैंग्वेज का, तो वो बिल्कुल सेम सिलेबस है। तो ऐसे में हमने क्या करना चाहिए? ऐसे में हमने ये करना चाहिए कि अब तक अगर आपने किसी भी टीचर से सीडीपी पढ़ ली है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रोल है प्रैक्टिस का। लास्ट के 10 दिन में आप बहुत ज्यादा चीजें पढ़ नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट मेरे से ये पूछे कि सीडीपी में सबसे ज्यादा मार्क्स कौन लेगा, या फिर इंग्लिश हिंदी इन सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स कौन लेगा? जिसने सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, जिसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा है। कंसेप्ट आप कितने भी पढ़ लो, अगर आपने बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं लगाए, तो आप बहुत ज्यादा नंबर अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको कोई डाउट है, तो आप अभी भी कोई भी जाके सीटेट का एक पेपर लगा के देख लो, आपको अपने मार्क्स का अंदाजा हो जाएगा। तो ऐसे में अब क्या क्या करना चाहिए? ऐसे में मैं ये बता रहा हूं आपको, एक तो आपका इसमें सीडीपी की बात कर रहा हूं मैं, एक आपका दोनों लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। जो इंग्लिश और हिंदी है ना, दोनों में ही आपके दो दो पैराग्राफ आएंगे, अनसीन पैसेज और कुछ नहीं। उस अनसीन पैसेज में ही आपकी ग्रामर भी होगी और उस अनसीन पैसेज के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ये सेम दोनों लैंग्वेज के लिए है आपके 10-10 क्वेश्चन। इसमें कुछ सीडीपी के आएंगे वो पता है आपको। इसमें से 7 क्वेश्चन और इसमें से भी 7 क्वेश्चन वो सिर्फ अनसीन पैसेज के हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि अनसीन पैसेज तो बहुत आसान होते हैं, मैं एग्जाम में जाके ही करूंगा, तो आप अपने मार्क्स खराब कर लोगे। यहां पर इस 20 मार्क्स में से आप इजीली 15 मार्क्स ले सकते हो। और वो 15 मार्क्स कैसे आएंगे? कुछ मैराथन देखने की जरूरत नहीं है, कोई बुक्स देखने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं, जो आपकी किरण पब्लिकेशन की बुक है सीडीपी की। उसमें पिछले करीब करीब 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। मैं इस बुक की बात कर रहा हूं। इस बुक की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी, और जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उस पर मिलेगी। दोनों को आप ज्वाइन जरूर कर लें। उस पर जो जो मैं मटेरियल बता रहा हूँ, सारा मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। ये मैंने कंप्लीट पूरी पीडीएफ उस पर टेलीग्राम चैनल पे डाल देनी है। जब आप इसको देखोगे ना, तो इसमें आपके 2011 से लेकर 2021 तक के पेपर हैं। उसके आपके इसमें सीडीपी भी है, आपका इन्वायरमेंट भी है, इसमें आपकी दोनों लैंग्वेज भी है। यहां से आपने दबा के प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस ही आपका एग्जाम क्वालिफाई कराएगी। इसमें मैथ भी है, आपके मैथ की भी प्रैक्टिस यहीं से लगेगी। अगर किसी स्टूडेंट ने आप मेरी सारी मैराथन देख ली है और उसके कंसेप्ट ठीक ठाक हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी आप एसएससी की तैयारी करना शुरू कर दो। यहां पर आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जिस स्टूडेंट ने मेरी सारी मैराथन देख ली, बस एक मैराथन और आएगी, उसको देख लेना और यहां पर आप अपनी कंप्लीट प्रैक्टिस कीजिए। 2021 से जो बाद के पेपर है ना, उन पेपर को भी मैं आंसर की के साथ अपने चैनल पे डाल दूंगा। आप 2023 तक के सारे पेपर की प्रैक्टिस कर लें। ये मैं किस किस के लिए बता रहा हूं? दोनों लैंग्वेज के लिए बता दिया, सीडीपी के लिए बता दिया, मैथ के लिए बता दिया और इन्वायरमेंट के लिए। ये प्रैक्टिस वाला आपका टॉपिक था। सिलेबस के बीच में जब मैंने वहां पर उधर प्रैक्टिस लिखी थी, तो मैं इसी बुक की बात कर रहा था। कुछ खरीदना नहीं है आपने, ये पीडीएफ मिलेगी और इसके हर रोज आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा सको वो क्वेश्चन लगाओ। साथ में ये पूरी की पूरी सॉल्व भी है। आपने ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लगा लिए फिर उसके आंसर ढूंढने हैं, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगर आप इस बुक के क्वेश्चन ढंग से लगा लोगे ना, तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। अब वापिस अपने सिलेबस पे चलते हैं एक बार। इस बुक को आप बिल्कुल सीरियसली लें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो सीडीपी का हमारा हो गया, दोनों लैंग्वेज का हो गया। अब इन दोनों मैथ और रीजनिंग के बारे में बात कर लिया। इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में मैंने बता दिया। आपकी सीबी टीचर की
मैराथन देख सकते हो, बहुत सारे टीचर डाल रहे हैं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। बस मैंने ये बता दिया, प्रैक्टिस के लिए वहां से क्वेश्चन लगा लो। जिस स्टूडेंट ने ढंग से उस बुक से प्रैक्टिस भी कर ली ना, तो भी आपका काम चलेगा। साथ में जो इनकी आपकी सब्जेक्ट की सीडीपी है ना, जैसे कि हिंदी की है, इंग्लिश की है, मैथ की है, उन सभी की पीडीएफ डाल रहा हूं मैं अपने चैनल पे। अब ये नहीं है कि हर चीज का की पॉइंट ही होता है, आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 500 500 400 400 क्वेश्चन है। उनको अगर आप एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो आपकी सारे सब्जेक्ट की सीडीपी क्लियर हो जाएगी, और आपने वो क्वेश्चन ही करने हैं और वही लगाने हैं। इससे ज्यादा कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा डेटा ग्रैब करने की कोशिश न करें, ऐसे में जो आपको आता है वो भी आप भूल जाओगे। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसकी 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 और इसकी, इन तीनों की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक बुक सजेस्ट करी है, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए। जो आपकी पेडागोजी सब्जेक्ट की है, चाहे इंग्लिश की है, चाहे हिंदी की है, चाहे मैथ की है, उसके लिए मैं आपको पीडीएफ्स अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे दे रहा हूं, आप उनको पढ़ लें। बिल्कुल कंसाइज डेटा है वो, आपको वो आपने पढ़ा, आपका काम चलेगा। अब एक बार थोड़ा सा मैथ के बारे में और बात करते हैं। वैसे मैंने वीडियोस दिखा दी हैं, मैं एक चीज बताना चाह रहा था आपको। ये आपका जो सिलेबस है ना, ये आपका सिलेबस है, आपका ऑफिशियल सिलेबस, वहां से मैंने यहाँ टाइप कर दिया है जो आपका सिलेबस दिया हुआ था। ये सेम सिलेबस आपका सीटेट का भी है, यही सेम सिलेबस आपका भी है, और जो पीआरटी 2024 का पेपर देने वाले हैं उनका भी सेम सिलेबस है ये। मैं इससे आपको एक बात समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं तो मैथ के बारे में बता सकता हूं। जो आपका सिलेबस दिया हुआ है ना ऑफिशियल, उसमें कोई आपके एक एक टॉपिक नहीं बता रखा, उसमें एक एक की पॉइंट बता रखा है, और ये हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात है। ये मैं अपनी मैराथन में बता चुका हूं, जिसने मेरी मैराथन देखी है उसको पता होगा। इसमें हर एक कीवर्ड से दो दो तीन तीन चार चार चैप्टर बनते हैं आपके। जैसे ज्योमेट्री की मैंने ऑलरेडी एक मैराथन ले ली है, ये मैंने क्या किया, इसके सभी की पॉइंट को मैंने इस तरीके से डिकोड कर दिया था, जिसमें मैंने बताया है कि हम एक मैराथन ज्योमेट्री की करेंगे, वो मैंने करा दी। मैंने बताया था कि मेंसुरेशन की मैं 6 वीडियोस में ये सारा क्लियर करा चुका हूं, ये सारे वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, इसमें से लिए हैं मैंने। तो मैं मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों करा चुका हूं। जो मैंने प्लेलिस्ट दिखाई थी उसमें वीडियोस बड़ी हैं, ज्योमेट्री की एक मैराथन है और मेंसुरेशन की 6 वीडियो है। उसके बाद फिर नंबर सिस्टम इसमें लिखा हुआ था, उस नंबर सिस्टम के ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं जो मैंने नंबर सिस्टम वाली मैराथन में कराए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका मेजरमेंट और वेट से ये आपके ये चैप्टर बढ़ते हैं, इनकी भी मैंने एक मैराथन ले ली है। उसके बाद टाइम एंड वर्क के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, टाइम एंड वर्क। इसके बाद ये एक डाटा हैंडलिंग के लिए मैंने एक सांख्यिकी करके एक क्लास ली है, उसमें से इसका काम चल जाएगा। उसके बाद आपकी एक लास्ट जो ये मनी वर्ड है ना, इससे ये सारे चैप्टर बनते हैं आपके। और एक क्लास आपकी बाकी है मैराथन, जो मैं जल्द ही लेके आऊंगा। साथ में मैं सारा सिलेबस आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आप ये चाहते हो ना कि मैथ की प्रैक्टिस भी आप मेरे साथ करो, तो मैं लास्ट के 7-8 दिन हर रोज एक प्रैक्टिस सेट लेके आ सकता हूं, जिसको मैं 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे तरीके से बनाऊंगा इस सिलेबस को ध्यान में रख के, और वो आपको हल कराऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस लेके आऊं, तो इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक भी आने चाहिए, और हर एक स्टूडेंट कमेंट करे, जिससे मुझे पता चले कि उसका लेके आने का कोई वर्थ है। ठीक है, ये था मैथ के बारे में। अब आपको शायद मैथ का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई मैथ का मेरे चैनल से आप पढ़ सकते हो, चाहे अब आप दोबारा एसटेट टीजीटी देने वाले हो तो भी आपका कंप्लीट मैथ हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे चले, अब ये मैं बता चुका हूं सारे सिलेबस के बारे में, शायद कोई डाउट नहीं बचा होगा। सिर्फ एक बचा हुआ है हरियाणा जीके। देखो हरियाणा जीके के बारे में पहले तो मैं ये मानता हूं, अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट हैं तो ऐसा कोई स्टूडेंट होगा नहीं जिसके पास एक अच्छी खासी बुक नहीं होगी हरियाणा की और उसने तैयारी नहीं की होगी हरियाणा की। लेकिन इसके बारे में मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा, अगर आपके पास कोई भी बुक है ना, जो आपके जिले है ना कंप्लीट 22 के 22, उनको डिटेल से पढ़ लेना बस। और इससे अलग मैं हरियाणा जीके के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। जो आप बुक फॉलो कर रहे हो अब उसमें मैं कुछ नया ऐड नहीं करना चाहता। बाकी जो जो आपके सब्जेक्ट थे उन सभी के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है, सीडीपी के बारे में, हिंदी के बारे में, इंग्लिश के बारे में, कहां से क्या मटेरियल है वो भी बता दिया है। अब जो हमारा मेन था, जिसके बारे में जिसके लिए मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है, वो है ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, जिसने भी फॉर्म भरा है वो सब तैयारी कर रहे हैं, हर बच्चा तैयारी करता है, हर बच्चा मेहनत कर रहा है, लेकिन सबसे मेन चीज ये है जो अपनी मेहनत को अपनी सक्सेस में चेंज करे। सबसे मेन गोल है हमारा ये। अब इसको कैसे किया जाए, देखिए आप तैयारी कर रहे हो,
आपने क्लासेस ले रखी होंगी, किसी ने कोर्स ले रखे होंगे, हर कोई पढ़ रहा है। लेकिन इन 10 दिन में क्या किया जाए, मैं बस उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, एक तो आप बहुत ज्यादा पढ़ के इतना ज्यादा डेटा ग्रैब मत कर लेना कि आपको कुछ भी याद ना रहे। उसके लिए जितना मैंने आपको सिलेबस बताया है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करें। आप 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा पढ़ना बिल्कुल बेवकूफी होगी। लास्ट 10 डेज में इससे ज्यादा जो पढ़ के पेपर दे के आते हैं ना, वो सारा पेपर छोड़ के ही आते हैं। तो इसलिए मेरी तरफ से आपको राय है, 6 से 7 घंटे पढ़ो और कभी भी एक साथ ना पढ़ो। आपका दिमाग एक टाइम में 35 से 40 मिनट ही फोकस कर सकता है। तो बस आप 45 मिनट पढ़ें, 5 7 10 मिनट का रेस्ट लें और इस तरीके से छोटे छोटे स्लॉट बना के पढ़ें और 6 से 7 घंटे पढ़ें। दूसरा, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। आप ये मत सोच के चलना कि हरियाणा जीके मेरा बहुत अच्छा है, मैथ मेरा बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट मेरा बहुत अच्छा है, इनसे पढ़ के पेपर पास करूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। जरूरी है कि सारों को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। क्या होता है, एक खास सिलेबस में से आपका 70% पेपर बनता है और बाकी जो आपका टॉपिक होता है ना, वो जो 30% बच गया है, उसको पूरा करने में आप सब कुछ खराब मत करना। बस मेरी तरफ से एक ही राय है, जो आपने अब तक पढ़ा है उसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। ज्यादा याद करने की बजाय अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। आपको पता है कि आपका पीआरटी का एग्जाम इससे पहले स्क्रीनिंग आपका 2012 में हुआ था। तो एग्जैक्टली आपको कोई आइडिया नहीं है कि एग्जाम में क्या आने वाला है ढंग से। बस मैंने आपको एक छोटा सा हैक दे दिया है कि क्योंकि आपका सिलेबस जो आपका सीटेट का था वो बिल्कुल सेम यहाँ पर एज इट इज लिखा हुआ है, तो चांसेस है कि अगर वो क्वेश्चन आप लगाते हो ना, तो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, वो मैंने आपको पीडीएफ दे दी है, आप वहां से लगा लोगे। अब हम क्या क्या गलतियां करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहली हम गलती करते हैं किसी एक सब्जेक्ट को पूरा पढ़ने की, वो आपने गलती नहीं करनी। उस सब्जेक्ट को आपने जितना पढ़ लिया है उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट करो और देखो आप कितना स्कोर कर रहे हो। और जहां आप, जैसे कोई मैथ 20 नंबर का है, अगर आप उसमें 16-17 अटेम्प्ट कर रहे, 16-17 आपके मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब ठीक है सभी में इतने इतने मार्क्स लेके आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है। किसी भी सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स लेने के चक्कर में नहीं बढ़ना है। ये होती है हमारी पहली गलती। दूसरी गलती, जब आपका लास्ट डे आ जाता है एग्जाम का, उस टाइम पे किताबों को बंद कर दिया करो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, जहां उनका एग्जाम है ना, सेंटर पे जाने के टाइम पे तैयारी कर रहे होते हैं। वो कुछ नहीं होता, वो अपना दिमाग खराब कर रहे होते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना। आप इस टाइम पे तैयारी कर लो, फिर उसके बाद अपने दिमाग को ठीक रखें। साथ में मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि स्टूडेंट की दो कैटेगरी हैं। एक ऐसे हैं जिनका दिमाग इस टाइम पे गिव अप कर चुका होगा, और एक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ रहे होंगे। लेकिन दोनों ही तरीके गलत है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए, ये 10 दिन है, एक आपका दिमाग बार बार आपको ये बोल रहा होगा कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई। ये हर बच्चा सोच रहा है, जिसकी पूरी तैयारी हो रही है वो भी यही सोच रहा है। और जब तक ये एग्जाम आप नहीं दे के आओगे तब तक यही रहेगा। कॉम्पिटिटिव जो आपके एग्जाम्स होते हैं ना, इनकी यही खूबसूरती है, इसमें कभी भी सिलेबस किसी के कंप्लीट नहीं होते। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप हो, बाकी सब भी आप जैसे ही हैं। सारे आपके जो आसपास के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी हरियाणा के ही हैं। वो पहली बार ही पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं 2012 के बाद। तो जो सिचुएशन आपके साथ है बाकी सबके साथ भी सेम है। तो किसी भी बात से नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखें कि जो एग्जाम का लेवल आप देख रहे हो ना, बाकी सभी भी वही देख रहे हैं। तो ऐसे में एक चीज को लेकर आप नेगेटिव ना हो। जो तैयारी है आपकी, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में चेंज करो। अगर आपकी 60% तैयारी है ना, तो बस उस 60% की प्रैक्टिस कर लेना। कुछ बहुत नया करने की कोशिश मत करना। ये सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, उनको 60% आ रहा है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वो जो बचा हुआ 40% है ना, उसके लिए सब कुछ पढ़ के चले जाएंगे और फिर वो 60% भी एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो मैं सिर्फ आपको एक चीज ही बताऊंगा, 100% मार्क्स लेने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आपका 95 नंबर का पेपर है ना, तो मैं ये बोलता हूं आपके 65 से 70 के बीच है, ये बहुत ज्यादा मार्क्स है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है, ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं बोल दी है मैंने, लेकिन अंदाजा है ऐसे ही आपकी कट ऑफ रहती है। तो इट मीन्स सब कुछ पढ़ के नहीं जाना, जितना पढ़ रखा है उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब एक तो पेपर कैसे हैंडल करना है और एक तुक्का कैसे लगाना है, दो बातों को और सीख लें। देखिए, मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी, जिस स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था कि आपने एक ऑप्शन जरूर भरना है, और अगर नहीं आता तो पांचवा ऑप्शन भरना है। लेकिन पांचवा ऑप्शन कभी भी नहीं भरना। क्यों नहीं भरना? क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब आप अपने एग्जाम में बैठते हो तो एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ के नहीं आना, सारे क्वेश्चन करने हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसको आप छोड़ दें। दूसरा, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट तो लगने वाली नहीं है।
जो आपके, जैसे मैं इंग्लिश और हिंदी की बात करता हूं, वहां पर क्या है, वहां पर जैसे ही आपने पैराग्राफ पढ़ा, जो पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप फटाफट लगा दोगे। जो थोड़े वोकैबुलरी और ग्रामर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें आपने सोचना है। लेकिन अगर मैं मैथ की बात करूं तो पीआरटी के स्टूडेंट्स के बारे में, मैथ और रीजनिंग के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो इन क्वेश्चनों को करने में टाइम लगाएंगे। तो ऐसे में आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, मेरी राय ये है, हर वो सब्जेक्ट जिसमें आपने बस दो एक ही दिमाग लगाना है, या तो मुझे क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, वो सबसे पहले कर लेने चाहिए। उसमें क्या क्या है, उसमें हरियाणा जी के है, आपका इन्वायरमेंट स्टडीज है और आपका सीडीपी है, ये आपने पहले करने चाहिए। इसके क्या कारण है, इसका केवल कारण इतना है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपने इनकी तैयारी भी ज्यादा कर रखी होगी, तो इनको आप सबसे पहले लगाओगे, इनमें बहुत कम टाइम लगेगा, इनको बहुत जल्दी करके फारिग हो जाएगी। उसके बाद फिर आप मैथ और रीजनिंग को करना शुरू कीजिए। और अगर किसी को सीडीपी टफ लगती है तो प्लीज उसको स्टार्टिंग में मत उठाना, फिर उसको आप इन बाकी चीजों के बाद में उठाना। आपने मैथ कर लिया, रीजनिंग कर ली, फिर आखिर में इंग्लिश और हिंदी करना। वो इसलिए पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। आप स्टार्टिंग में भी बहुत बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हो, अगर उस टाइम पे आपने कोई भी अपना अनसीन पैसेज उठा लिया तो उसको आप फुर्सत से पढ़ते रहोगे। इसलिए आप लास्ट टाइम पे करें। पहले तो आपको टाइम की खबर होगी कि टाइम कितना है, अगर बहुत ज्यादा बचा होगा तो आप आराम से कर रहे होगे, और अगर टाइम थोड़ा सा कम रह रहा होगा तो कंपैरेटिवली आप अपनी स्पीड बढ़ा लोगे। तो दोनों लैंग्वेज आप लास्ट में करें। उसके बाद अगर आपने इंग्लिश और हिंदी की प्रैक्टिस उस बुक से लगा ली तो मैं गारंटी देता हूं आप यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो ये था आपका हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। लेकिन इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पीआरटी वाले केस में ऐसा होता है, भाई एसएससी के जो एचएसएससी के स्टूडेंट होते हैं ना, वो पेपर देते ही रहते हैं, लेकिन जो टीचिंग एग्जाम्स के स्टूडेंट होते हैं ना, वो पेपर यदा कदा ही देते हैं। जो एस्टेट, जिन्होंने एस्टेट पास कर लिया अब तो वो ही लाइफ टाइम हो गया है, तो वो पेपर में बहुत कम बैठते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, उनको ढंग से गोले भरने का भी नॉलेज नहीं है। सॉरी, बुरा मत मानना, लेकिन ये बात सच है। ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, ऐसे में आपने ध्यान रखना है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक क्वेश्चन के दो गोले भर देते हैं या फिर एक को भी ढंग से नहीं भरते। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर बहुत दिन से आपने एग्जाम नहीं दिया है तो किसी भी बुक सेलर से एक ओएमआर सीट खरीद के एक प्रैक्टिस सेट आप उस पर लगा के जाना। अगर आप उस पर एक प्रैक्टिस सेट लगा लोगे ना तो थोड़ा सा आप एग्जाम के यूज टू हो जाओगे, वहां पर वो आपको हेल्प करेगा। अब एक लास्ट चीज, तुक्का कैसे लगाएं, ये बहुत ही गजब की चीज है। अगर मैंने कभी कोई एग्जाम दिया है ना तो मैं इसमें हमेशा माहिर रहा हूं, तो इसलिए आपको इसके बारे में कुछ नुस्खे जरूर दूंगा मैं। पहला नुस्खा देखिए, आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डेफिनेटली आते हैं, वो आपने लगा दिए, बात खत्म है, वो आपको पता है 100% ठीक है। अब उसके बाद आपके पास दो कैटेगरी के क्वेश्चन बचेंगे, एक तो आपको बिल्कुल आता ही नहीं, उसको उसकी कोई खबर ही नहीं है आपको, और एक ऐसे क्वेश्चन है आपको आते हैं लेकिन आप उनके ऑप्शन में कंफ्यूज हो। ऐसे आपके 30 से 40% क्वेश्चन होते हैं। मैंने एक कैटेगरी अलग कर दी है, जो ना आने वाले हैं उसमें से 30 से 40% ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो। ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, ऐसे में मेरी तरफ से आपको एक सलाह है, आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया लेकिन सबसे ज्यादा आप वो ऑप्शन हटाने की कोशिश किया करो जो ऑप्शन आंसर नहीं है। आप क्या करते हो, आप सिर्फ आंसर ढूंढने की खोज में रहते हो, लेकिन तुक्का लगाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जो आंसर ना हो उसके ना होने के कारण ढूंढो आप। ऐसा मैं मैथ में करता हूं, अगर आपने मेरे से मैथ पढ़ा है तो आप समझोगे। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, अगर 4 ऑप्शन है तो पहले उनमें से वो ऑप्शन हटाने की कोशिश किया करो आप जो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। और फिर जब आपके पास, देखो आपके पास 4 ऑप्शन है तो पॉसिबिलिटी है आपकी 1/4, 1/4 ही है, आप कोई भी लगाओगे उसके ठीक होने के चांसेस 1/4 है। लेकिन अगर आपने 2 ऑप्शन पहले ही हटा दिए कि भाई ये तो हो ही नहीं सकते, तो अब क्वेश्चन ठीक करने की जो पॉसिबिलिटी होगी है ना, वो 50% होगी। तो मैं इसीलिए आपको ये कहूंगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनमें भी पूरा दिमाग लगा के ऑप्शन भरना है। हम क्या करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, हमने एग्जाम देखा और पता चला कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें नहीं आते, हमारा मोरल डाउन हो जाता है। ऐसा कभी नहीं सोचना, जब आप एग्जाम में बैठे हो ना तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पर दो। आपको जिस तरीके से क्वेश्चन लगाना है, जितना दिमाग लगाना है, वो पूरा दिमाग आप लगा लें। आप उस टाइम पे बिल्कुल भी डिमोरलाइज न हो। तो बस तुक्के के बारे में एक ही चीज, हर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से लगाना है। अब एक ऐसे, मैंने वो कैटेगरी बता दी कि जिसके बारे में आप थोड़ा कंफ्यूज हो ऑप्शन में, लेकिन एक ऐसी कैटेगरी भी है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। अब वहां पर क्या करना है, वहां पर भी
आपने ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और जो ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं उनमें से ही आंसर लगाना है। देखिए, जो एग्जामिनर आपके 4 ऑप्शन बनाता है ना, वो 2 ही ऑप्शन कंफ्यूजिंग दे सकता है। ऐसा नहीं कि चारों ही बहुत आसपास देगा, वो भी एक ह्यूमन ही है। तो ऐसे में जब वो ऑप्शन आपके सेट करता है ना, तो 1-2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इरिलेवेंट होते हैं। तो ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे लगाएं, इसकी आप ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लें। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? इसकी प्रैक्टिस होगी, जो मैं आपको बुक दे रहा हूं उसमें ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहोगे ना, तभी आपको ये तुक्का लगाने की कला भी आएगी। जिसने प्रैक्टिस कर रखी होगी वही तुक्का लगाएगा। तो मेरी तरफ से मैंने जो जो बताना था वो सब बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में वीडियो को शेयर करें। जितने भी लोग इस पेपर को दे रहे हैं तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। साथ में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप चाहते हो कि मैं मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट भी खुद ही लेके आऊं और 8 से 10 प्रैक्टिस सेट आपके कराऊं, तो वीडियो को लाइक करें और हर एक स्टूडेंट कमेंट करे। अगर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ने कमेंट किए होंगे तो मैं वो जरूर प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। थैंक यू दोस्तों।